हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी आप सभी बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए एक नया सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं प्यारे दोस्तों। एक डेली पीवाई के सीरीज आपके लिए स्टार्ट किए, जिसमें कोशिश रहेगी कि आपके साथ डेली प्रीवियस ईयर के सवाल डिस्कस करें जो पहले डी ट्रिपल एस पी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज हमारा पहला क्लास है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और अगर आप इस सेशन को पसंद करेंगे तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है जी, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Men may come, men may go, but the business enterprise continues. This is based on which accounting concept? Going concern, revenue recognition, dual aspect, money measurement. देखो, मेन में कम मेन में गो, बट बिजनेस एंटरप्राइजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी चलती रहेंगी। एंड दिस इज क्लियरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। और यही अजम्पशन लेकर हम अपनी किताबें मेंटेन करते हैं, अपने फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है। X Limited forfeited 100 equity shares of rupees 10 each for non-payment of the first call of rupees 2 per share. The final call of rupees 2 per share was yet to be made. What can be the amount of discount at which the shares can be reissued? तो प्यारे दोस्तों, 10 रुपीज का शेयर था। अभी इस पे 2 रुपए तो हमने कॉल ही नहीं किए थे, तो 8 रुपए मंगाए थे। 8 रुपए जो मंगाए थे उसमें से 2 रुपए नहीं आए, यानी कि 6 रुपीज जो है वो हमें इस शेयर पे मिले थे। तो 6 रुपीज जो है आप फोरफीट कर लेंगे, शेयर फोरफीचर में डाल लेंगे। और इस शेयर फोरफीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस अकाउंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फ्यूचर में शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू करने के लिए। तो अप टू ₹6 पर शेयर का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। If a company issued 50,000 shares and received application for 60,000 shares, it is a case of। देखो, कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करना है, बट एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की आ गई, ज्यादा की आ गई। तो ये क्लियर केस किस चीज का बन रहा है, बताइए फटाफट से। दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि आपको ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। State the ratio in which the partners share the profits or loss on re-evaluation of assets and reassessment of the liabilities। तो जब भी आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हो, तो उस पर कोई प्रॉफिट और लॉस अगर आपको अराइज हो रहा है, तो वो पार्टनर्स शेयर करेंगे। किस रेशो में शेयर करेंगे? जो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रही होगी उसके अंदर ही वो उसे शेयर करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। From which of the following sources the debenture redemption reserve is created? तो प्यारे दोस्तों, डिबेंचर्स की रिडम्पशन के लिए हमें डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना रहता है। और ये जो रिजर्व है, इट इज टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो प्रॉफिट से इसे क्रिएट करना रहेगा, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। A statement of source and application of funds is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between two dates. This is known as बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपके सोर्सेज भी आ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ दी फंड्स भी आ रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें क्या चेंज आ रहा है बिटवीन टू डेट्स। तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे होने वाली है? देखो, वैसे तो फाइनेंशियल कंडीशन बैलेंस शीट से पता लगती है, बट क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो ये वाली चीज तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से जानने को मिलेगी। और इस फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल का जो चेंज आया है इन द बिजनेस, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस स्टेटमेंट, जिसमें आपको सोर्सेज, एप्लीकेशंस अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बनेगा।
The dash of the project is the present value of the future expected cash flows divided by the initial outlay. तो क्या बोल रहा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का. बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला यहां पे आपको दे रखा है जी. तो आंसर अगर हम बात करें क्या बनेगा, वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहां पे बनेगा. Which of the following is not a function of SEBI यानी कि Securities and Exchange Board of India? It conducts as commercial banks. It conducts investigation on irregularities in share market and enforce action. It trains intermediaries of the securities market. It drafts regulations on the securities market. तो देखो जी, जो पहला वाला ऑप्शन ही है ना, ये कह रहा है कि ये कमर्शियल बैंक्स की तरह कंडक्ट करता है, तो ये कमर्शियल बैंक्स की तरह कंडक्ट नहीं करता है, रेगुलेटरी बॉडी है. सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले पॉइंट बिल्कुल सही है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का सीधा सीधा बनेगा. Which of the following instruments is to be treated as negotiable instrument under the Negotiable Instruments Act of 1881? तो देखो जी, अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की बात कर रहे हैं ना, तो यहां मेनली 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर दी जाती है. एक आपके बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रॉमिसरी नोट है और एक है आपके चेक. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो करेक्ट आंसर यहां पे बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. Identify the method of job evaluation which involves mental requirements, skill, physical requirement, etc. as critical factors. तो कौन सा जॉब इवेल्युएशन का ऐसा मेथड है जिसमें हम ये सारी चीजों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंसीडर करते हैं. देखो, जॉब इवेल्युएशन का मतलब है कि हम यहाँ पे जॉब को इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि इस जॉब की कितनी वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अल्टीमेटली फिर उस जॉब पे कितनी सैलरी दी जानी है ये आप डिसाइड कर सकते हैं. तो बताइए कौन से मेथड के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आपकी कंसीडर हो जाएंगी. तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें फैक्टर कंपैरिजन मेथड की, तो उसमें आप ये बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हो, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा. Which inventory system focuses on the right material of the right time at the right place and in the exact amount? ABC, VED, FSN या फिर JIT? देखो जी, यहाँ पे बात जो हो रही है वो बात हो रही है कि आपको सही समय पे सही मटेरियल सही जगह पे सही अमाउंट में मिल जाए. अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको फालतू में ज्यादा मटेरियल स्टॉक करने की जरूरत नहीं है. एंड दिस टेक्निक इज रेफर टू एज दी JIT यानी कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री. कि आप फालतू में अपने गोदाम में माल भर के नहीं रखोगे, आपको जब चाहिए, जब रिक्वायरमेंट है तब माल मंगा लोगे. और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बनेगा. This management is concerned with the people at work and with their relationship within an enterprise. It is known as. तो कौन सी मैनेजमेंट ऐसी है जो देख लिए लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, एंटरप्राइज के साथ कैसा रिलेशनशिप है. तो आप बताइए फटाफट से. फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, कॉस्ट है या फिर पर्सनल है. तो क्लियरली बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, लोगों की बात हो रही है जी. और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा. Gopal runs a grocery shop in the local market. He buys goods from the wholesale market and sells it to the consumer as per their requirement. By doing so, he earns some profit. Which type of business organization he runs? पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप. तो जनाब गोपाल अकेला बिजनेस चला रहा है, छोटा सा बिजनेस है, और इसे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम दिया जाएगा क्योंकि वो अकेला है जो काम कर रहा है. State which one is not one of the outcomes of the training programs held by organization for employees. तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के लिए रेगुलर ट्रेनिंग करवाती रहती है. इनमें से कौन सा आउटकम यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड नहीं है? इंक्रीज इन वेजेस, पर्सनल ग्रोथ, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ऑब्सोलेसेंस प्रिवेंशन. देखो, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कराती है जी, उससे एम्प्लॉइज की पर्सनल ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. उनकी जो ऑब्सोलेसेंस है, स्किल्स पुराने हो सकते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं. बट डायरेक्टली इंक्रीज इन वेजेस हो जाएगा, ये यहाँ पे आप एक डायरेक्ट आउटकम नहीं कंसीडर कर सकते. हाँ, लॉन्ग रन में उनका इंक्रीज इन वेजेस हो जाएगा, बट डायरेक्टली एकदम ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा के आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा. और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 का रहेगा. चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, सेलेक्ट द करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द केस गिवन हियर. ए इनवाइट्स बी टू डिनर, बी एक्सेप्ट्स द इनविटेशन बट ही फेल्स टू टर्न अप. ए ने बी को इनवाइट किया डिनर पे, बी ने कहा जी बिल्कुल आएंगे, बट बी आया नहीं डिनर करने. तो अब बताइए ए क्या कर सकता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं. ए sue बी फॉर द डैमेजेस, कांट बी डिटरमाइंड,
A enforces B to pay money for damage, A cannot sue B as it is not a contract enforced by law. तो प्यारे दोस्तों, हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो इस एग्रीमेंट को कोर्ट में इन्फोर्स करना चाहते हैं। बट ऐसे सोशल एग्रीमेंट्स में, ये बिल्कुल सोशल एग्रीमेंट ही हुआ ना कि आपने किसी को डिनर पे बुलाया, चाय पे बुलाया, ये तो आपका एक सामाजिक एग्रीमेंट है। आप समाज में लोगों से इंटरेक्शन जो करते रहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो इस केस में कोई लीगल रिलेशन बनाने की कोई इंटेंशन नहीं है और इसीलिए यहाँ पे हम बी को स्यू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।